हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप फिजिक्स बाय विजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक डाउट्स का खात्मा करके प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो मुझसे अपने डाउट शेयर करते हैं, मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी हमारे एक व्यूअर ने भेजा है और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, इसमें क्या डाउट होता है बच्चे को वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस क्वेश्चन का पूरा ए टू जेड एनालिसिस करूंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पूरा कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बोट ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास 450 kg इज फ्लोटिंग विदाउट मोशन इन स्टिल वाटर। A man of mass 50 kg standing at one end of it walks to the other end of it and stops. The magnitude of the displacement of the boat in meter relative to ground is. हमें किसका मैग्नीट्यूड बताना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ध्यान रखना है। इस बोट की जो लेंथ है 10 मीटर है, इसका मास है 450 kg और ये फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? स्टिल वाटर के ऊपर। ये ध्यान रखना है, स्टिल वाटर में फ्लोट कर रही है ये बोट। ए मैन ऑफ मास 50 kg, 50 kg एक आदमी का मास है और वो इस बोट के एक एंड से चल करके दूसरे एंड तक जाता है। ठीक है, तब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट का। पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने क्या लिया? मैंने जो है पानी की जगह रेत लिया। देखो आपको दिख रहा है डायग्राम में, और मैं इसको केस 1 बोलता हूं। मैं इसकी पूरी एनालिसिस करूंगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। पानी की जगह मैंने क्या लिया? रेत लिया। अब ये आदमी इनिशियल पोजीशन पर यहां है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, अब इस इनिशियल कंडीशन में मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियल कंडीशन में कैसे निकालते हैं भाई? आपको पता है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का। पहले हम इंडिविजुअल जो मास होते हैं उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इनटू मास ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे मान लो यहां पर मैन है, मैन का मास कितना है? 50। तो इसका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितना है? वो 0 है, क्योंकि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, यही मेरी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, प्लस मास ऑफ बोट। भैया अब मैंने क्या किया? सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ा है, मैन और बोट, मैन और बोट। पहले मैन का मास इंटू सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ मैन, प्लस बोट का मास इंटू सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ बोट। तो ये 5 है, क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 5 मीटर और नीचे आ गया ये टोटल मास। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4.5 मीटर। क्लियर है? ऐसे ही अब क्या होगा? अब ये आदमी जो है इस एंड से चलना शुरू होगा और कहां पहुंचेगा? दूसरे एंड पर पहुंच जाएगा और ये इसकी फाइनल कंडीशन होगी। जब ये इसकी फाइनल कंडीशन होगी तो अब इस फाइनल कंडीशन में भी हमें इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की ध्यान रखिएगा। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है? कैसे निकालेंगे भाई? इंडिविजुअल मास क्या है? 50, मास ऑफ मैन। अब इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितना होगा? वो 10 हो गया, क्योंकि रेफरेंस लाइन से इस आदमी का सेंटर ऑफ मास तो यही मिलने वाला है। तो ये कितना हो गया? 10 प्लस बोट का मास कितना है? 450। अब बोट का सेंटर ऑफ मास पोजीशन वो तो 5 ही रहेगा, वो तो 5 ही रहेगा, ये रहा 5। ठीक है, 5 मीटर डिवाइडेड बाई 500। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5.5 मीटर। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना था? सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ। पहले इसका सेंटर ऑफ मास 4.5 मीटर पर था, अब इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितना आ गया? 5.5 मीटर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया सेंटर ऑफ मास ने? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ये है 1 मीटर। क्लियर है? तो इस वाले केस में, ये जो केस 1 था, इसमें क्या था? नीचे रेत था। जब नीचे रेत था तो रेत और बोट दोनों के सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से बोट मूव नहीं करेगी, जिसकी वजह से बोट मूव नहीं करेगी। आदमी मूव करेगा बोट के ऊपर, लेकिन बोट पीछे की तरफ मूव नहीं करेगी। ये था पहला केस। ठीक है, अब इसी केस में अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, मान लो ये तो क्योंकि बहुत सिंपल केस है तो इसको हम इस तरह से कर सकते थे। इसकी ट्रिक क्या है? देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे सेंटर ऑफ मास की, जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये ध्यान रखना। तो ये मेरा फाइनल पोजीशन वाला फॉर्मूला है। देखो
और ये इनिशियल पोजीशन वाला फॉर्मूला था या इनिशियल कंडीशन वाला फॉर्मूला था। दोनों को जब सॉल्व किया तो नीचे तो 500 टोटल मास एज इट इज आ गया, और इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, मास ऑफ मैन इंटू 10, ये 10 क्या है, लेंथ ऑफ बोट, ठीक है, अपॉन में टोटल मास, अपॉन में टोटल मास। देखो ये फॉर्मूला जो है रिड्यूस हो गया, यहां से हम यहां पहुंच गए। अब मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में अगर लिखूं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास वो कितना है, मास ऑफ मैन इनटू लेंथ ट्रेवल्ड बाय द मैन। जो आदमी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या उसने कितनी लेंथ ट्रेवल करी, 10 मीटर। कितनी लेंथ ट्रेवल करी है उसने, 10 मीटर। तो ये 10 मैंने यहां लिखा है, नीचे टोटल मास 500। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 मीटर ही आएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, 1 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रिक हो गई इसकी, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपने यहां पर क्या देखा, केस 1 में जो बोट है वो रेस्ट में है ना, और आदमी जो है मूव करता है बोट के ऊपर। तो ये जो पोजीशन, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बोट। ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, बोट। विद रिस्पेक्ट टू बोट आदमी ने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर, 10 मीटर की लेंथ पर ट्रेवल किया। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू बोट, वो कितनी हुई, 1 मीटर। 1 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू बोट। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब जो है हम आगे पहुंचेंगे केस नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्टिल वाटर है, रेत नहीं है, स्टिल वाटर है। अब जब क्वेश्चन में रेत दिया है, वाटर दिया है, तो वाटर के अंदर समझने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक भाई, ये जो है बोट है आपकी, अगेन ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। इस इनिशियल कंडीशन में पहले मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला, मास ऑफ मैन इंटू सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ मैन प्लस मास ऑफ बोट इंटू सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ बोट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये आ गया 4.5 मीटर। मुझे लगता है यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो इनिशियल कंडीशन थी। अब क्या होता है, ये आदमी ट्रेवल करता है भाई, ये आदमी मूव करता है और इस किनारे पर पहुंचता है। अब चूंकि नीचे रेत तो नहीं है, नीचे है वाटर। जब नीचे वाटर है, अब क्या लगेगा, जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन जितना पहले रेत के केस में लग रहा था, अब इसमें बहुत कम लगेगा। अब जब फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, या फिर ऐसा मान लीजिए लगेगा ही नहीं, बहुत कम लगेगा, तो उस केस में क्या होगा, ये बोट पीछे की तरफ मूव करेगी, ये आदमी आगे की तरफ मूव करेगा और बोट क्या करेगी, पीछे की तरफ मूव करेगी। ये आपको समझना है, ठीक है जी। इस कंडीशन में आ गए। अब चूंकि ये मैन और बोट, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टम है। चूंकि ये मैन और बोट, ये पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम है। यहां ध्यान से देखेंगे भाई, ये पूरा सिस्टम बन गया। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से जो नेट फोर्स लगेगा सिस्टम पर, नेट फोर्स एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल जो है किसके ऊपर लगेगा, ये सिस्टम के ऊपर लगेगा। इस सिस्टम के ऊपर बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। जैसे पिछले वाले केस में बाहर से जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, वो एक्सटर्नल फोर्स था। तभी तो ये जो है बोट रेस्ट में थी, मूव ही नहीं कर रही थी रेत के रेस्पेक्ट में, है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है। इस केस में एफ एक्सटर्नल 0 है, तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से देखें तो मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन किसका हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। तो यहां से एम ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। अब देखो मास तो 0 हो नहीं सकता, मास तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये 0 होगा। जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो सकती है। यानी कि सेंटर ऑफ मास ये किसका है, सिस्टम का है। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, सिस्टम की। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और जो वेलोसिटी आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज नॉट मूविंग, इट इज इन रेस्ट, इट इज इन रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास इज इन रेस्ट, ये किसका मास है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये फीड हो जाए। ये मत समझना कि सर जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको मैं रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पूरा माइंड में फिट हो जाए कि जब बोट या प्लैंक, ऐसे क्वेश्चन है प्लैंक, ये जो है रिवर पर होते हैं और आदमी चलता है, तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, रेस्ट में रहता है। ठीक है, चलो यहां तक तो पहुंच गए। अब ये वाली सिचुएशन आ गई भाई, ये फाइनल सिचुएशन बन गई है इस केस में, ये फाइनल सिचुएशन है।
चूंकि बोट पीछे की तरफ जाएगी, भाई ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये रेफरेंस लाइन है, बोट पीछे की तरफ आ गई। अब हमने क्या निकालना था, सेंटर ऑफ मास पोजीशन फॉर फाइनल सिस्टम, फाइनल कंडीशन। तो देखो मास ऑफ मैन, ये मास ऑफ मैन इनटू सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ मैन, सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ मैन कितना होगा, देखो मान लो बोट ने कितना ट्रेवल किया रेफरेंस लाइन से पीछे की तरफ, एक्स ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, एक्स, ठीक है। तो आदमी ने कितना ट्रेवल किया, देखो सोच के बताओ, मैन ने कहां तक ट्रेवल किया, वो यहां तक ट्रेवल किया, इसका मतलब मैन ने कितना ट्रेवल किया है, यहां तक। अभी मैं समझाऊंगा, आपको लग रहा है ऐसा कि मैन ने यहां से कहां तक, यहां तक क्यों ट्रेवल किया, उसने तो 10 ही पूरा ट्रेवल किया है, बट मैं आपको समझाऊंगा, अभी वेट करो। तो आपको अभी यहां पर ये दिख रहा है कि ये जो मैन है वो यहां से यहां तक ट्रेवल किया, तो कितना ट्रेवल किया है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स लिख दिया जी, प्लस मास ऑफ बोट, मास ऑफ बोट आपको पता ही है, मास ऑफ बोट है, सॉरी 450 है मास ऑफ बोट, 450, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मास ऑफ बोट कितना है 450 इनटू, अब सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ बोट, सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ बोट कितना होगा, वो देखो हम तो ये हमारी ये रेफरेंस लाइन है और इस बोट का सेंटर ऑफ मास पोजीशन ये वाली लाइन होगी, देखो है ना। तो हमने क्या किया, 5 माइनस एक्स, ये क्या होगा 5 माइनस एक्स। अब ये 5 कैसे आया था, ये 5 तो आया था 10/2 माइनस एक्स, तो यहां पर मैंने लिख दिया। तो 10 इसकी लेंथ थी किसकी, बोट की, 10/2 माइनस एक्स, यही मैंने किया, डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो ये आ गया 500। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब क्या है, मैंने अभी बताया था चूंकि सेंटर ऑफ मास पोजीशन रेस्ट में रहेगी, है ना, वो मूव नहीं करेगा, जब वो मूव नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास इनिशियल और सेंटर ऑफ मास फाइनल ये दोनों सेम रहेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये सेंटर ऑफ मास यहां है और यही सेंटर ऑफ मास पोजीशन यहां है। ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन इस रेफरेंस लाइन से देखो दोनों में फिक्स है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन दोनों केस में सेम रहेगी। तो मैंने यहां पर इन दोनों को इक्वेट किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यहां पर इक्वेट किया, नीचे से 500 उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ये 5.50 इंटू 0 है, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये आ गया 50 इंटू 10 माइनस एक्स, ये एज इट इज लिखा है मैंने, यहाँ पर ये 450 था, करेक्ट कर दिया है। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो 450 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस 450 इंटू 5 माइनस 450 इंटू एक्स, ये माइनस का है। तो देखो 450 इंटू 5 ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू उड़ गई, बिल्कुल उड़ा दीजिए। 450 इंटू एक्स, इसको लेफ्ट साइड लेकर के आया, प्लस बन गया, ये 50 इंटू 10 माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया तो एक्स आ गया 1 मीटर, एक्स आ गया 1 मीटर। अब ये क्या चमत्कार हुआ भाई, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बोट का वो भी 1 मीटर। पिछले केस में जब मैंने रेत लिया था बोट के नीचे, तब भी जो सेंटर ऑफ मास मूव हुआ था वो 1 मीटर, भाई यही तो था। अब यहां पर सेंटर ऑफ मास जो मूव हुआ वो 1 मीटर ट्रेवल किया, है ना, डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ। ऐसे यहां पर जो बोट है वो कितना ट्रेवल करी, एक्स ट्रेवल करी, तो यहां पर एक्स की वैल्यू आ गई 1 मीटर। भाई ये क्या चमत्कार हुए, दोनों सेम कैसे आ गए। अब यहीं से जो है प्रॉब्लम शुरू होती है बच्चे के माइंड में। अब यहीं से मैं आपको निकालूंगा, ये तो आपने देखा होगा यार, दोनों केस में आंसर सेम आता है, लेकिन समझने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समझना है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला फिट करने की कोशिश करूं, मैं इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, देखो मास ऑफ बोट इनटू एक्स, है ना, बोट ने कितना ट्रेवल किया एक्स, रेफरेंस लाइन से कितना ट्रेवल किया एक्स, इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इनटू, अब मैन ने कितना ट्रेवल किया एल माइनस एक्स। अब इसको हम नेक्स्ट लाइन में समझेंगे या नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि ये एल माइनस एक्स ही क्यों ट्रेवल किया, क्योंकि आपके माइंड में है कि भाई मैन तो एक किनारे से गया था और दूसरे किनारे पहुंच गया। जब मैन एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गया तो उसने तो एल ट्रेवल किया होगा, ये एल माइनस एक्स कैसे आ गया, यहीं पर खेल था। चलो इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम वही है जो आपने अभी देखा, ये जो टोटल लेंथ है बोट की 5 मीटर, ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ बोट 5 मीटर, 4.5 मीटर इनिशियल कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ मास था और फाइनल कंडीशन में ये x मीटर, ये 5 मीटर, ये 10 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन एज इट इज रहा। तो अब हुआ क्या ना, ये जो फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया था ये मैंने फिर से लिखा है यहां पर, मास ऑफ बोट इंटू एक्स। अब ये याद करने का तरीका है, मास ऑफ बोट इंटू
कितना डिस्प्लेसमेंट किया बोट ने, x इज इक्वल टू मास ऑफ मैन, और मैन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, L माइनस एक्स। ये आपको याद करने का तरीका बता दिया। मास ऑफ बोट, बोट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, x इज इक्वल टू मास ऑफ मैन, मैन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, L माइनस एक्स। अब मजे की बात देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट विद वाटर और ग्राउंड है, विद वाटर और ग्राउंड है। अगर आप ये देखो, ये जो आदमी है विद रिस्पेक्ट टू बोट लेते, अगेन आप विद रिस्पेक्ट टू बोट लेते, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होती, ये तो पूरी 10 करी होती, 10 मीटर तक करी होती। बट इस केस में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बाहर ग्राउंड पर कोई बंदा है जो इनको देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि यार ये रेफरेंस लाइन तो ये थी, वो रेफरेंस लाइन पर ही खड़ा है, वो रेफरेंस लाइन पर खड़ा है, और वो यहां से देख रहा है, अरे मैन तो यहां से यहां तक गया है और बोट जो है पीछे की तरफ गई है। लेकिन एक्चुअल में मैन अगर बोट के रेस्पेक्ट में देखे, ये जो आदमी इसके ऊपर चल रहा है, ऑब्जर्वर यहीं बिठा दो बोट के ऊपर, यहीं बिठा दो दूसरा ऑब्जर्वर, तो अब उसको ये दिखेगा कि यार इस आदमी ने पूरी की पूरी 10 मीटर ट्रेवल करी है। तो पिछले केस में हमने रिवर या स्टिल वाटर की जगह क्या लिया था, रेत लिया था। जब रेत लिया था तो वहां पर विद रिस्पेक्ट टू बोट निकाल रहे थे, और ये बोट जो है रेत पर है, अब चूंकि ग्राउंड पर है, ग्राउंड भी मूव नहीं कर रहा, बोट भी मूव नहीं कर रही, तो या तो विद रिस्पेक्ट टू बोट ले लो, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो। तो यहां पर ये 10 मीटर आ गया था। इस केस में जो अब अभी हम देख रहे हैं, इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाटर और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, बोट ने कितना किया, x, क्योंकि ऑब्जर्वर को तो ये लग रहा है भाई रेफरेंस लाइन से बोट तो पीछे की तरफ घूम गई, और आदमी ने कितना ट्रेवल किया है आगे की तरफ, वो क्या है राइट साइड में आगे की तरफ, L माइनस एक्स। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस सवाल को सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, अब फिर से देखते हैं, नीचे देखो मैंने क्या लिखा, m इज इक्वल टू स्मॉल l माइनस एम एक्स, एक्स इंटू कैपिटल M प्लस एम, स्मॉल m इज इक्वल टू m इंटू l। तो ये फॉर्मूला देखो वही बना है, ये जो पहले मैंने अभी बताया आपको, यहां पर मास ऑफ मैन इंटू लेंथ ट्रेवल्ड बाय द मैन अपॉन में टोटल मास। अब इस फॉर्मूले को देखो, क्या इस फॉर्मूले में क्या कोई डिफरेंस है, मास ऑफ मैन इंटू एल, लेंथ ट्रेवल्ड बाय लेंथ ऑफ बोट डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू कैपिटल M प्लस m। तो देखो यहां ये जो L है, यहां पर ये लेंथ ऑफ बोट बन गई, यहां पर लेंथ ऑफ बोट बन गई। ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में देखो आपको ये लेंथ ऑफ बोट था, ये x क्या था, बोट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बोट, है ना, तो यहाँ L जो है लेंथ बन गई। अब इस फॉर्मूले में देखो ये जो L था, ये L क्या था, लेंथ ट्रेवल्ड बाय द मैन, बट लेकिन ये जो लेंथ ट्रेवल्ड बाय द मैन था, ये रेस्ट कंडीशन में था, यानी कि रेत पर थी बोट, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी थी, 10 ही तो करी थी यहां पर भी। जब यहां ये 10 करी तो मास इंटू 10 अपॉन में टोटल मास, देखो अपॉन में 500, तो ये भी 1 आ गया, और इसको देखा तो भाई साहब ये भी 1 आ गया। तो लोचा कहां हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर का, जो लोचा हुआ वो ऑब्जर्वर का था। जो प्रॉब्लम हुई, जो आपको समझ में नहीं आता, वो प्रॉब्लम है ऑब्जर्वर की। तो ऑब्जर्वर को पहले केस में, जो रेत वाले केस में, ऑब्जर्वर अगर यहां पर देख, यहां पर बैठा है ऑब्जर्वर, तो यहां पर जब ऑब्जर्वर बैठा है तो यहां से भी ऑब्जर्वर को यह दिख रहा है कि भाई बोट तो मूव कर नहीं रही, मैन कितना मूव कर रहा है, 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि बोट जो है रेस्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू बोट निकालो, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो, या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो, आंसर जो है 1 मीटर ही आएगा, क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ मास जो है मूव कर रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर एफ एक्सटर्नल कौन सा है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। यहां पर एफ एक्सटर्नल 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका सेंटर ऑफ मास पोजीशन कैसे मूव कर रहा है, राइट साइड में 1 मीटर मूव कर रहा है। बट पिछले केस में, जो नेक्स्ट केस है, जो सेकंड केस है हमारा, यही हमारा सेकंड केस था भाई, यहां लिख देते हैं नहीं तो आप भूल जाओगे, ये लिखा है क्या मैंने, ये है आपका केस 2, केस 2 जिसके अंदर हमने पानी लिया था। अब इस केस में ये मैंने आपको बता ही दिया, ये ट्रिक बताई, ये फॉर्मूला बना, तो x इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इंटू लेंथ ऑफ बोट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इसको सॉल्व किया, ये भी x इज इक्वल टू 1। तो आपका नजरिया है इस क्वेश्चन को देखने का, सिर्फ और सिर्फ नजरिया था। आप किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा सेम। ठीक है,
बट क्वेश्चन में जब पूछा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपको इस मेथड से करना है, ये ध्यान रखना। अगर बोट रेस्ट में है तब आपको उस मेथड से करना है, लेकिन वो आता नहीं है पेपर में। मजे की बात तो ये है, पेपर में आता है ये। अब मान लो जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे मत उड़ा देना इसको। अगर आपने जैसे ही इसको ऐसे उड़ा दिया नंबर कट जाएंगे, क्योंकि नीचे आप रेत दिखा दोगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की जगह फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन इस केस में आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो जब इस केस में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन रेस्ट में रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला बोट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको इसमें भी नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो में आप कमेंट करना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।